वह भले ही एक बड़ा माफिया डॉन था, लेकिन उस दिन जब वह सड़क किनारे सिगरेट पी रहा था तभी उसने देखा कि बस का इंतजार कर रही एक लड़की उसकी सिगरेट के धुएं से खांसते खांसते गिर पड़ी। वह घबराकर तुरंत सिगरेट फेंक देता है और देखता है कि छोटी लड़की बारिश में पूरी तरह भीग चुकी है। माफिया डॉन माशू जिद्दी अंदाज में उस लड़की को अपनी छतरी पकड़ा देता है। तभी से उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे पुलिस वाले आगे आकर लड़की को सावधान करते हैं कि अजनबियों से कोई चीज यूं ही मत लेना, क्योंकि यह शख्स एक बड़ा गैंगस्टर है। लेकिन लड़की फिर भी उसकी छतरी ले लेती है। शाम को जब माशू रेस्टोरेंट में बैठा खाना खा रहा था तभी टीवी पर एक न्यूज चलती है और पता चलता है कि एक और हाई स्कूल की छात्रा को सीरियल किलर ने मार डाला है और हत्यारा अब तक पुलिस के हाथ नहीं आया है। माशू यह देखकर हैरान रह जाता है कि घटना स्थल पर वही छतरी पड़ी है जो उसने दोपहर में उस लड़की को दी थी। माशू गुस्से से खड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि उसने ही लड़की को मुसीबत में डाल दिया। अगले ही पल उसके सारे गुर्गे खड़े हो जाते हैं और पूरे शहर का माफिया गैंग कातिल को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। कातिल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसने अनजाने में पूरे दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े डॉन को नाराज कर दिया है। लेकिन असल कहानी की शुरुआत तो एक हफ्ते पहले से होती है। उस वक्त माशू अपने इलाके की सीमा को लेकर शहर के दूसरे सबसे बड़े गैंगस्टर सांग बियाओ से बातचीत कर रहा था। तभी माशू का एक गुर्गा सामने वाले गैंग के आदमी की उकसावे में आकर मारपीट करने लगता है। यह देखकर सांग बियाओ गुस्से में गर्म सूप उठाकर माशू के आदमी पर फेंक देता है। अपने गुर्गे को इस तरह अपमानित होता देख माशू का गुस्सा भड़क उठता है। उसे समझ आ जाता है कि यह दरअसल सांग बियाओ की तरफ से उसकी ताकत और हैसियत को परखने की चाल है। अगर वह इस टकराव को ठीक से नहीं संभालता तो शहर का नंबर 1 डॉन होने का उसका दर्जा जल्द ही डगमगा जाएगा। माशू तुरंत सांग बियाओ के एक गुर्गे को बुलवाता है। वह गुर्गा भी बात समझ जाता है और खुद ही चेहरा आगे करके मार खाने के लिए तैयार हो जाता है। सबने माशू को बहुत हल्के में ले लिया था। यह सब देखकर सांग बियाओ भी डर गया। इसके बाद माशू ने उसे एक प्याला पेश किया। माशू के रौब से दबे हुए सांग बियाओ के पास कोई चारा न रहा। वह मजबूरी में शराब पी गया। इस टकराव में माशू ने पूरी तरह जीत हासिल की। उसने अपनी ताकत से बता दिया कि वह नंबर 1 डॉन क्यों है। लेकिन अपमानित और चेहरा खो चुके सांग बियाओ के दिल में अब माशू के लिए गहरी नफरत पैदा हो गई। बातचीत खत्म होने के बाद अपनी ताकत पर भरोसा रखते हुए माशू ने अपने गुर्गों को परेशान नहीं किया और तय किया कि वह अकेले ही गाड़ी चलाकर घर जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दूर जाते ही अचानक उसकी गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी गई। पीछे वाली कार से एक काले कपड़ों वाला आदमी बाहर निकला। माशू भी नीचे उतरकर कार का पिछला हिस्सा देखने लगा। जब उसे ज्यादा नुकसान नजर नहीं आया तो उसने अच्छा खासा मूड रखते हुए उस आदमी को छोड़ देने का सोचा। लेकिन जैसे ही वह वापस कार में बैठने वाला था, वह काला कपड़ा पहना आदमी अचानक पागलों की तरह दौड़कर आया और माशू की कमर पर कई बार चाकू से वार कर दिया। माशू दर्द से दांत पीसता रहा, लेकिन उसने किसी तरह हमलावर को पकड़ लिया और जमीन पर पटक दिया। हमलावर फिर से उठ खड़ा हुआ और दोबारा चाकू लेकर झपटा, मगर माशू कोई मामूली इंसान नहीं था। उसने मौका पाकर हमलावर को कार पर दबोच लिया और उसका चाकू छीनकर उसी पर वार किया। पहली बार थोड़ी चूक गई, लेकिन अगली बार सीधे हमलावर के सीने में धंस गई। हमलावर तड़प उठा। उसे महसूस हुआ कि माशू से लड़ना नामुमकिन है। आखिरी कोशिश में उसने गाड़ी स्टार्ट की और माशू को टक्कर मारकर वहां से भाग निकला। टक्कर से माशू बेहोश होकर गिर पड़ा। खुशकिस्मती से समय रहते उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। इधर उसके दाएं हाथ यानी गैंग के सेकंड इन कमांड को लगा कि यह हमला सांग बियाओ ने करवाया है। वह अपने डॉन की इज्जत और बदले के लिए तुरंत सैकड़ों गुर्गों को लेकर दुश्मन गैंग के कई इलाकों पर हमला कर देता है और वहां खून की नदियां बहा देता है। घंटों की सर्जरी के बाद माशू को मौत के दरवाजे से खींचकर वापस लाया गया। होश आने पर उसने अपने सेकंड इन कमांड से कहा, कल रात का हमला दुश्मन गैंग का नहीं लग रहा। अगर वो होते तो मैं जिंदा बचकर लौट ही नहीं सकता था। इसके बाद उसने कागज पर हमलावर की गाड़ी का नंबर लिख दिया। तभी पुलिस अफसर शाओ शुआई अस्पताल में माशू से मिलने आया। बातचीत में माशू को पता चला कि कल रात का हमला किसी दुश्मन गैंग का नहीं बल्कि एक सीरियल किलर का था। असल में शाओ शुआई हाल ही में हो रही हत्याओं की जांच कर रहा था। कातिल की पहचान यही थी। वह पीछे से गाड़ी मारकर लोगों को रोकता और फिर अचानक हमला कर देता, और इस बार माशू अकेला जिंदा बचा शिकार था। शाओ शुआई ने माशू से कहा कि वह पुलिस की मदद करे ताकि केस सुलझाया जा सके। माशू यह सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़ा। मैं एक माफिया डॉन हूँ और पुलिस से मदद लूं? ये बात बाहर निकली तो मेरी अंडरवर्ल्ड में क्या इज्जत रह जाएगी। शाओ शुआई शुरू से ही माशू की असली पहचान जानता था। कमरे में दाखिल होते ही वह ताना मारने लगा कि तुम जैसे डॉन को भी एक छोटे गुर्गे ने घायल कर दिया। माशू ने सीधे जवाब दिया, हाँ, और इसलिए अब मैं ही इस मसले को सुलझाऊंगा। मैं उस कातिल को जिंदा पकड़ूंगा और उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शाओ शुआई को बाहर निकालने के बाद माशू ने याददाश्त के आधार पर एक प्रोफेशनल से हत्यारे का स्केच बनवाया और अपने सभी गुर्गों को उसे ढूंढने का आदेश दे दिया। इधर वह घमंडी सीरियल किलर शहर में अपने अपराध जारी रखता रहा। उसकी करतूतों से पुलिस की इज्जत मिट्टी में मिल गई। माशू को सहयोग करने के लिए मजबूर करने की खातिर शाओ शुआई ने एक चाल चली। उसने अलग अलग बहानों से माशू के कई कसीनो बंद करवा दिए, लेकिन
लेकिन माशू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर कातिल पुलिस के हाथ जिंदा पकड़ा गया तो दक्षिण कोरिया की कानून व्यवस्था के तहत उसे मौत की सजा नहीं मिलेगी, बस उम्र कैद होगी। जबकि माशू उसे खुद अपने हाथों से मारना चाहता था। कुछ ही समय बाद माशू के आदमियों ने हत्यारे की कार ढूंढ निकाली। हालांकि कार पहले ही छोड़ दी गई थी, लेकिन उसके अंदर से इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद हो गया। सबको हैरानी तब हुई जब सुराग हाथ में आने के बाद माशू ने खुद शाओ शुआई से संपर्क किया और केस में सहयोग की पेशकश की। पर उसकी शर्त थी, जो भी पहले कातिल को ढूंढेगा वही तय करेगा कि उसके साथ क्या करना है। शाओ शुआई जनता को शांत करने और केस जल्दी सुलझाने के दबाव में यह शर्त मान गया। इस तरह पुलिस और माफिया का एक असामान्य गठबंधन शुरू हो गया। लेकिन शाओ शुआई को यह नहीं पता था कि माशू के मन में और भी योजनाएं छिपी हैं। दरअसल जिस दिन वह हमले में घायल हुआ था, उसी से उसके गैंग में उसकी साख पर गहरा असर पड़ा। कई बड़े निवेशकों ने उसके साथ किए गए सौदे रद्द कर दिए और सांग बियाओ ने भी उसके अस्पताल में होने का फायदा उठाकर कई इलाके हड़प लिए। अपना रुतबा वापस पाने के लिए माशू ने एक बड़ी दावत रखी और सभी निवेशकों को बुलाया। खाने के दौरान एक निवेशक हद से ज्यादा बदतमीजी पर उतर आया। न सिर्फ बेहुदा ढंग से खाया, बल्कि सबके सामने माशू का अपमान भी किया। माशू ने तुरंत गोली मारकर उसे खामोश कर दिया। यह देखकर बाकी निवेशकों की हिम्मत टूट गई और वे दोबारा उसकी अवहेलना करने की सोच भी नहीं सके। इस तरह माशू ने आर्थिक नुकसान की भरपाई कर ली। अब उसकी बारी थी सांग बियाओ से निपटने की। माशू ने हत्यारे की छोड़ी हुई कार पुलिस को सौंप दी ताकि उनका ध्यान उधर लगा रहे। उसी दौरान उसने अपने दाएं हाथ को आदेश दिया कि जब सांग बियाओ गहरी नींद में हो तभी उसी हत्यारे के चाकू से उसका कत्ल कर दे। इस तरह माशू ने चालाकी से सांग बियाओ की मौत का इल्जाम उस सीरियल किलर पर डाल दिया। जैसे ही कातिल ने टीवी पर यह खबर देखी कि उसके हाथों एक और हत्या हो गई है, वह और भी पागल हो गया। उधर शाओ शुआई को समझ आ गया कि माशू ने उसके साथ एक खेल खेला है। गुस्से में वह माशू से भिड़ गया। माशू भली भांति जानता था कि वह गलत है, लेकिन उसने जोरदार जवाब देकर शाओ शुआई को शांत कर दिया। शाओ शुआई के सवालों का जवाब देते हुए उसने खुलेआम मान लिया कि हाँ, सांग बियाओ को उसी ने मरवाया था। उसने चेतावनी दी, मुझे बेनकाब मत करना, क्योंकि जब तुमने मेरे साथ साझेदारी की थी तभी से मैंने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। अब हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। अगर मैंने यह रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दी तो तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। शाओ शुआई मजबूरी में वहां से चला गया। अगले दिन सांग बियाओ की अंतिम यात्रा पर माशू नकली हमदर्दी दिखाने पहुंचा। यह देखकर सांग बियाओ का वफादार गुर्गा जुआन माओ भावुक हो गया। लेकिन ठीक उसी वक्त जिस सीरियल किलर को फंसाया गया था, उसने अचानक चुपके से शोक सभा में घुसकर जुआन माओ को एक पर्ची थमा दी। पर्ची पढ़ते ही जुआन माओ सब कुछ समझ गया। उसी रात जब माशू और शाओ शुआई केस की जांच कर रहे थे, जुआन माओ अपने गुर्गों के साथ अचानक उन पर टूट पड़ा। तुरंत ही दोनों तरफ से खतरनाक लड़ाई छिड़ गई। लेकिन माशू कोई साधारण इंसान नहीं था। उसकी ताकत किसी जंगली हाथी जैसी थी। ढेरों छोटे छोटे गुर्गे मिलकर भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। माशू और शाओ शुआई पीठ से पीठ लगाकर लड़े और जल्दी ही सारे दुश्मनों को ढेर कर दिया। लड़ाई के दौरान जुआन माओ अचानक शाओ शुआई की तलवार से घायल हो गया। शाओ शुआई, जो एक पुलिस अधिकारी था, सदमे में आ गया। अपने गलतियों और झूठ को ढकने के लिए माशू ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जो हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा। इसके बाद माशू ने सभी लाशों को ठिकाने लगा दिया। इस तरह सांग बियाओ का इलाका पूरी तरह उसके कब्जे में आ गया। अब वह पूरी तन्मयता से सीरियल किलर को पकड़ने में जुट गया। उसने बिना कुछ छुपाए सारे सुराग पुलिस को दे दिए। इससे शाओ शुआई की जांच बेहद तेजी से आगे बढ़ी। फिंगरप्रिंट और गुमशुदा लोगों की फाइलें मिलान करके आखिरकार एक संदिग्ध आदमी सामने आ गया। माशू की पुष्टि के बाद उन्होंने लक्ष्य तय कर लिया। इसके बाद दोनों ने तुरंत सभी गैंग के आदमियों को इकट्ठा किया। हर किसी को हत्यारे की तस्वीर पकड़ा दी गई और शहर भर में बड़े पैमाने पर तलाशी शुरू कर दी गई। हर गतिविधि की रिपोर्ट सीधे माशू और शाओ शुआई को दी जाने लगी। 24 घंटे की नॉन स्टॉप तलाश के बीच एक दिन माशू और शाओ शुआई सड़क किनारे आराम कर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने एक छोटी लड़की की मदद की जो बस का इंतजार कर रही थी। पर उन्हें यह नहीं पता था कि जिस बस पर लड़की बैठी उसी पर वह पागल सीरियल किलर भी मौजूद था और उसने यह सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। मानसिक रूप से विक्षिप्त हत्यारा यह देखकर बेहद उत्तेजित हो गया। उसी रात उसने फिर से हमला किया और उस लड़की को मार डाला। जब माशू ने टीवी पर यह खबर देखी तो उसका गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि उसने तुरंत पहचान लिया कि घटना स्थल पर वही छतरी पड़ी थी जो उसने दिन में उस लड़की को दी थी। लड़की की हत्या दरअसल हत्यारे की सीधी चुनौती थी। यह हरकत माशू और उसके सभी आदमियों को बुरी तरह भड़का गई। माशू ने तुरंत आदेश दिया और पूरे गैंग के सारे लोग हरकत में आ गए। पूरे शहर में एक साथ हलचल मच गई। इस बार पुलिस और अंडरवर्ल्ड दोनों ही टीमें एक साथ पूरी ताकत से मैदान में उतरी और इंसान दर इंसान तलाश शुरू हुई। जल्द ही उन्हें एक होटल में संदिग्ध का सुराग मिला, मगर कातिल बेहद चालाक था। उसने माशू की कार्रवाई भांप ली और पहले ही भाग खड़ा
खड़ा हुआ। तुरंत ही सभी तीन तीन टीमों में बट गए और कातिल को घेरने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान कातिल ने मौका पाकर माशू के सबसे भरोसेमंद साथी पर हमला कर दिया। वह सीधा चाकू से घायल हुआ और मौके पर ही दम तोड़ दिया। माशू जब पहुंचा तो उसने आखिरी सांसों में अपने भाई को अपनी गोद में तड़पते देखा। मरने से पहले उसने बस इशारे से कातिल के भागने की दिशा बता दी। अपने सबसे वफादार साथी की मौत ने माशू को झकझोर दिया। उसने कसम खाई कि कातिल को वह अपने हाथों से ही खत्म करेगा। खून के धब्बों का पीछा करते करते वह एक कमरे तक पहुंचा। वहां उसने देखा कि दो लड़कियां डर से रो रही थीं। माशू समझ गया कि कातिल टॉयलेट में छिपा है। उसने इशारे से लड़कियों को बाहर निकाला और खुद सामने खड़ा हो गया। जैसे ही कातिल छिपकर हमला करने की तैयारी में था, माशू ने दरवाजा जोर से लात मारकर तोड़ दिया। उसी झटके में उसने दरवाजे के आर पार से ही अपनी लोहे जैसी मुट्ठी कातिल के सिर पर दे मारी। फिर एक के बाद एक मुक्कों से उसने अपने दिल का सारा गुस्सा कातिल पर निकाल दिया। गुस्से में उसने दरवाजा तक उठाकर फेंक दिया और फिर कातिल को पकड़कर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। आखिरकार उसने बेहोश कातिल को घसीटते हुए बाहर निकाला और तुरंत श्याओ शुआई को फोन किया। नियम के मुताबिक जिसने कातिल को पकड़ा है वही तय कर सकता है उसका अंजाम। माशू उसे एक गोदाम में ले गया, लेकिन कातिल तो जैसे मौत से बेखबर था। वह हंस रहा था। यह देखकर माशू आग बबूला हो उठा और उसने अपनी कटार निकाल ली। आज वह उसे मार ही डालने वाला था, मगर तभी हालात पलट गए। श्याओ शुआई ने नियम तोड़ दिए। वह गाड़ी से टक्कर मारकर माशू को गिरा देता है और कातिल को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। सारा श्रेय भी वही ले गया। वह यही नहीं रुका, उसने माशू के गुनाह एक एक करके उजागर किए। उसकी तमाम गैर कानूनी संपत्ति सीज कर दी और उसके गैंग के कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। माशू के लिए तो बाकायदा वांटेड नोटिस जारी हो गया। इस तरह काले और सफेद दोनों रास्तों की यह साझेदारी आखिरकार पुलिस के हक में रही। जीत उसी की हुई। हालांकि मामला इतने आसान तरीके से खत्म नहीं हुआ। पूछताछ नाकाम रही। पुलिस की तमाम धमकियों के बावजूद कातिल ने जुर्म कबूल नहीं किया, क्योंकि उसने पहले ही अपने उंगलियों के निशान तेजाब से जला दिए थे। इस तरह पुलिस के पास मौजूद सारे सबूत बेकार हो गए। श्याओ शुआई गुस्से से पागल हो उठा और उसने उसे बुरी तरह पीटा। मुकदमे के दौरान सचमुच सबूतों की कमी की वजह से जज उसे दोषी नहीं ठहरा पाया। मरने वालों के परिवार की पीड़ा भरी निगाहें अदालत में गूंज रही थीं, मगर अपराधी ने वहीं पर अपनी एक घमंडी मुस्कान दिखाई। जैसे ही वह बरी होकर छूटने ही वाला था, तभी अदालत का दरवाजा अचानक खुला। अंदर दाखिल हुआ कोई और नहीं बल्कि माशू था। उसने अपनी कमीज उतारी और सीने पर मौजूद चाकू के जख्म दिखाए, फिर हाथों पर मौजूद चोटों को भी। इस सीरियल किलिंग केस का इकलौता बचा हुआ गवाह होने के नाते उसने बिल्कुल सही उस घाव की तरफ इशारा किया जो उसने कातिल पर छोड़ा था। जब कातिल के कपड़े फाड़े गए तो सचमुच वही निशान सामने आ गया। अब अदालत के पास पुख्ता सबूत थे। कातिल को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई, लेकिन इसके बावजूद कातिल फिर भी जीत की मुस्कान बिखेर रहा था, जैसे वह माशू से कह रहा हो, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर कातिल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसी मुस्कान की वजह से उसे सबसे बड़ी सजा मिलने वाली है। एक दिन जेल में एक नया कैदी आया। हैरानी की बात यह थी कि जेल के तमाम कैदी उसे देखने के लिए इकट्ठा हो गए। वह कोई और नहीं बल्कि माशू ही था, जिसने खुद अपना गुनाह कबूल करके जेल में कदम रखा था। उसकी दबंग मौजूदगी से कोई भी कैदी सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इस पल कातिल को आखिरकार कुछ गलत लगने लगा। उसने सिर उठाकर देखा और उसके सामने खड़ा था माशू, चेहरे पर एक खतरनाक चमकदार मुस्कान लिए हुए। अब